हेलो फ्रेंड्स, तो उच्च शिक्षा से संबंधित नियामक संस्थाओं की कड़ी में आज हम लोग विधिक शिक्षा से संबंधित नियामक संस्था के बारे में डिस्कशन करेंगे। अर्थात लीगल एजुकेशन और लीगल प्रैक्टिस को लेकर के भारत की जो सर्वोच्च स्वायत्त संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, उसकी स्थापना के बारे में, उसके गठन प्रक्रिया के बारे में और उसके कार्यों एवं दायित्वों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बीसीआई अर्थात बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय विधिक परिषद कहते हैं, भारत में विधिक शिक्षा को लेकर के, कानूनी शिक्षा को लेकर के लीगल एजुकेशन की जो अपेक्स बॉडी है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यानी अगर हमसे कोई व्यक्ति पूछे तो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है, तो हम क्या कहेंगे? इज अपेक्स ऑटोनॉमस statutory body of legal education and legal practice in India. अर्थात भारत में कानूनी शिक्षा, लीगल एजुकेशन को हम लोग लॉ एजुकेशन भी कह सकते हैं, और लीगल प्रैक्टिस अर्थात जो वकालत है, यानी जो एडवोकेसी है, उस प्रोफेशन को लेकर के ये सर्वोच्च संस्था है। तो भारत में कानूनी शिक्षा का जो कुछ भी संचालन, क्रियान्वयन, नियामन होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। अब इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ वो हुआ 1961 में, और इसकी जो रिकमेंडेशन की, यानी सिफारिश की इसके गठन की, वो की SR दास कमेटी ने 1956 में। तो 1956 में SR दास कमेटी बनती है और उसने भारत में विधिक शिक्षा को लेकर के, कानूनी शिक्षा को लेकर के एक स्वायत्त संस्था के गठन का सुझाव दिया, और उसी कड़ी में ये हुआ जो है बीसीआई एक्ट बना 1961 में, और उसी के थ्रू जो है ये संस्था अस्तित्व में आई, यानी भारतीय विधिक परिषद जो है उसका गठन हो गया। अब अगर इस संस्था के कार्यों के बारे में बात करें तो चूंकि भारत में जो LLB है, LLM है, यानी जितनी भी विधिक शिक्षा से संबंधित जो कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को संचालित करने में, उन कार्यक्रमों का पाठ्यक्रम बनाने में, उन संस्थाओं को संबद्धता प्रदान करने में, उनका नियामक करने में, उनका निरीक्षण करने में जो हाथ है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही। तो अब हम इसके फंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं, कार्यों के बारे में। तो कार्य लगभग वही हैं जो कार्य जितनी भी परिषदों के थे, चाहे वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रहे हों। तो अब अगर हम यहाँ पर इसके फंक्शंस की चर्चा करें तो अब फंक्शंस गाइस आपको थोड़े कॉमन लगने लगे होंगे। तो पहला फंक्शन अगर हम इसका देखें तो वो है एफिलिएशन, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ legal education institutions and universities। तो विधिक शिक्षा से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं या जो शैक्षिक संस्थान है, उनको संबद्धता प्रदान करना, उनका नियामक करना और उनका निरीक्षण करना, अर्थात affiliation, regulation and inspection of legal education institutions and
यूनिवर्सिटी, इसका पहला काम है। दूसरा, मेंटेन norms and standards of legal education in India, लीगल एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात भारत में विधिक शिक्षा से के मानकों एवं मापदंडों को बनाए रखना या उनका सुदृढ़ीकरण करना। फिर है प्रमोट एंड सपोर्ट, promote and support legal education through conducting various academic activities in legal topics and journal publication, अर्थात विधिक शिक्षा को, लीगल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए वेरियस एक्टिविटीज सच एज सेमिनार, कॉन्फ्रेंस को आयोजित कराना, इन लीगल टॉपिक्स एंड जर्नल पब्लिकेशंस, अर्थात शोध पत्रों का भी प्रकाशन। एक चौथा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है मेंटेन नेशनल लीगल रजिस्टर, अर्थात इसको हम कह सकते हैं एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स, अर्थात जिस तरीके से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स को लाइसेंस प्रोवाइड करती है प्रैक्टिस का, चूंकि इस का जो संबंध है विधिक, भारतीय विधिक परिषद का, वो केवल कानून शिक्षा से ही नहीं है, बल्कि कानूनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं उनको प्रैक्टिस या उनको अपनी प्रैक्टिस करने का या उनको वकालतनामा करने का जो लाइसेंस होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड करती है एक परीक्षा के द्वारा। तो जैसे एक डॉक्टरी का लाइसेंस लेने के लिए आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम देना पड़ता है, जैसे आपको रिहेबिलिटेशन काउंसिल अर्थात स्पेशल एजुकेशन का जो प्रोफेशनल बनना है या एकेडमिशियन बनना है तो आपको आरसीआई में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसी तरीके से अगर आपको वकील बनना है, वकालतनामा करना है, प्रैक्टिस करनी है, लीगल प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर अब जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया वो थ्रू एग्जामिनेशन आपको असाइन करती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं नेशनल लीगल रजिस्टर, अर्थात यहाँ पर इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स कह लीजिए या रजिस्ट्रेशन ऑफ एडवोकेट्स कह लीजिए या उसी को आप लाइसेंसिंग ऑफ एडवोकेट्स कह लीजिए, कई सारे नाम आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पांचवा और अंतिम कार्य देखें तो वो है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन लीगल एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात जो विदेशी लीगल एजुकेशन है, फॉरेन लीगल एजुकेशन है, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको मान्यता प्रदान करना, उसको वैलिड घोषित करना, उसकी जो है उसको वैध घोषित करने या उसको रिकॉग्नाइज करने की का जो काम भी है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। तो ये 5 काम है। एफिलिएशंस का मतलब है कि जो एलएलबी प्रोग्राम चलाने वाले या एलएलएम प्रोग्राम चलाने वाले जो संस्थान है, तो किसी भी अगर कॉलेज को या विश्वविद्यालय को एलएलबी पाठ्यक्रम संचालित करना है या एलएलएम पाठ्यक्रम संचालित करना है या लॉ से पीएचडी पाठ्यक्रम को संचालित करना है, तो किसी भी उच्च स्तर का अगर लॉ एजुकेशन से रिलेटेड कोई डिप्लोमा या डिग्री उसको कोर्स चलाना है तो उसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता लेनी पड़ेगी, चाहे वो विश्वविद्यालय हो
या महाविद्यालय हो। दूसरा, जिन भी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता प्रदान करती है, समय समय पर वहां जाकर के उनकी गुणवत्ता का, उनकी शैक्षिक गतिविधियों का निरीक्षण और मूल्यांकन कार्य भी करती है, और अगर उसे आशा के अनुरूप संतोषजनक जो स्थितियां नहीं प्राप्त होती उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में, तो वह उसकी संबद्धता को समाप्त भी कर देती है। दूसरा, जो विधिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम है, जैसे अभी एक रिसेंटली इंसिडेंट आपने देखा होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो मिलिट्री साइंस है उसको लॉ एजुकेशन में कंसीडर कर लिया, अर्थात जो सैन्य विज्ञान है उसको लॉ के पाठ्यक्रम में जोड़ा। तो ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, अर्थात जो उसके स्टैंडर्ड्स है, नॉर्म्स की बात की जाए, उसको बनाए रखने के लिए भी ये काम करती है, अर्थात करिकुलम डिजाइनिंग ऑफ लीगल एजुकेशन भी इसको आप कह सकते हैं। तो इसका संबंध जो है आप यहाँ पर करिकुलम से भी आप जोड़ सकते हैं। करिकुलम फॉर्मेशन का काम भी जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करती है लीगल एजुकेशन के रेफरेंस में। फिर प्रमोट एंड सपोर्ट लीगल एजुकेशन थ्रू कंडक्टिंग various academic activities in legal topics and journal publication, अर्थात विधिक शिक्षा का भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए समय समय पर ये विधिक जो विभिन्न विधिक प्रकरणों पर कॉन्फ्रेंसेस का, सेमिनार्स का आयोजन कराती है और शोध जर्नल्स का भी प्रकाशन करती है, उसका भी पब्लिकेशंस करती है लीगल टॉपिक्स पर। और एक चौथा काम है कि ये नेशनल लीगल रजिस्टर को मेंटेन करती है, बनाती है, अर्थात जो लाइसेंस प्रोवाइड करने जो लीगल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे सेशन कोर्ट्स के हों, किसी भी लेवल का कोई भी एडवोकेट होगा तो उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका रजिस्ट्रेशन होगा और थ्रू एग्जामिनेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया उसको एक लाइसेंस प्रोवाइड करती है। और फिर है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन लीगल एजुकेशन इंडिया, अर्थात जो विदेशों से लीगल एजुकेशन, यानी जो विदेश से एलएलबी करके आए हैं लोग या विदेशों से उन्होंने एलएलएम किया है, तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज से लीगल एजुकेशन लेकर के आए हैं स्टूडेंट, उनकी उस एजुकेशन को रिकॉग्नाइज करना, उनको उस एजुकेशन को वैलिड घोषित करना, वो मान्य है भारत में या नहीं है। तो एक तरीके से विदेशी शैक्षिक संस्थानों की जो विधिक शिक्षा उसको भारत में मान्यता प्रदान करने का काम भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करती है। तो गाइज, ये थी भारत में विधिक शिक्षा से संबंधित एक सर्वोच्च संस्था। इसी कड़ी में एक और संस्था के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और वो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, अर्थात पीसीआई। तो पीसीआई क्या है, यानी इसको हम कह सकते हैं भारतीय औषधि परिषद भी कह सकते हैं। फार्मेसी का मतलब है औषधि या दवा से है। तो एक अगली संस्था के बारे में डिस्कस करते हैं और वो है पीसीआई। पीसीआई का मतलब है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया था वैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसको हम कह सकते हैं भारतीय औषधि परिषद। औषधि का मतलब दवा से है यहां पर। तो भारत में फार्मेसी एजुकेशन, जो फार्मासिस्ट होते हैं, फार्मेसी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो भारत में जो कुछ भी फार्मेसी एजुकेशन में होता है उस एजुकेशन को मॉनिटर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पीसीआई की होती है। तो ये क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भी क्या है, एपेक्स ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ फार्मेसी एजुकेशन फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में औषधि शिक्षा से या दवा की शिक्षा से संबंधित जो सर्वोच्च संस्था है तो वो है अपेक्स ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी फॉर
फार्मेसी एजुकेशन। तो भारत में दवा से संबंधित जो सर्वोच्च संविधिक और एक स्वायत्त संस्था है उसको हम कहते हैं भारतीय औषधि परिषद। अब इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है, इसका जो गठन होता है वो होता है 1948 में, यानी 1948 में। तो ये बहुत पुरानी संस्थाएं हैं और इसकी जो पेरेंटल बॉडी है, इसकी जो अभिभावक संस्था है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी परिवार कल्याण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसकी जो है अभिभावक संस्था, तो उससे संबद्ध है। यानी इसका जो एफिलिएशन है वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से। और 1948 में गठित ये एक संस्था है जो भारत में फार्मेसी का मतलब मेडिसिन यानी दवाओं से संबंधित जो है वो सर्वोच्च संस्था है। तो ये भी एक प्रोफेशनल एजुकेशन है। जैसे अब लोगों ने अभी लीगल एजुकेशन की बात की, लीगल प्रैक्टिस की बात की, तो यहाँ पर फार्मेसी एजुकेशन और फार्मेसी प्रैक्टिस की बात है, क्योंकि जैसे लीगल एजुकेशन लेने वाले एडवोकेट्स कहलाते हैं तो वैसे ही फार्मेसी एजुकेशन लेने वाले फार्मासिस्ट कहलाते हैं। तो जो बी फार्मा करते हैं, एम फार्मा करते हैं, डी फार्मा करते हैं, तो अगर किसी भी शैक्षिक संस्थान को बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा जैसे कोर्सेज संचालित करने होते हैं तो उसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन लेना पड़ता है। तो इसके जो कार्य हैं वो लगभग वही है जो अभी हम लोगों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पढ़े। तो जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का पहला कार्य हमने पढ़ा था कि एफिलिएशन, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ लीगल एजुकेशन। तो हम इसके फंक्शंस की अगर चर्चा करें तो फंक्शंस लगभग वही हैं जो बीसीआई के थे, बस अंतर इतना है कि उसके लीगल एजुकेशन के रेफरेंस में थे और इसका जो है वो फार्मेसी के रेफरेंस में है। तो सबसे पहला एफिलिएशन, रेगुलेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, यानी भारत में फार्मेसी एजुकेशन को संचालित करने वाले शैक्षिक संस्थानों को संबद्धता देना, उनका नियामक करना और उनकी जांच करना, उनका निरीक्षण करने का काम जो है वो पीसीआई करती है। दूसरा काम है प्रोवाइड लाइसेंस टू फार्मेसी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जो दवा का उत्पादन करने वाले फार्मेसी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको लाइसेंस देने का काम, ठीक है, भी जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। तीसरा जो काम है वो है गिव लाइसेंस टू मेडिकल स्टोर्स फॉर सेलिंग मेडिसिन्स, अर्थात जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनको दवा बेचने का जो लाइसेंस है वो लाइसेंस भी क्या है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ही देती है। फिर अगर हम बात करें तो मेंटेन नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मेसी एजुकेशन
फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। भारत में फार्मेसी एजुकेशन के मानक, अर्थात इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं करिकुलम डिजाइन भी कहा जा सकता है कि करिकुलम डिजाइन करना। दूसरा यहाँ पर प्रमोट एंड सपोर्ट ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, और कैसे ये प्रमोट करेगी, कैसे सपोर्ट करेगी, तमाम तरह की एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करके। इसी तरीके से एक और है मेंटेन नेशनल फार्मेसी रजिस्टर। नेशनल फार्मेसी रजिस्टर को मेंटेन करती है, अर्थात यहां पर एनरोलमेंट ऑफ फार्मासिस्ट। तो जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं उनको लाइसेंस देने का काम जो है वो ये करती है। और एक आखिरी काम अगर हम देखें यहां पर तो वही है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात जो विदेशी फार्मेसी एजुकेशन है उसको भारत में मान्यता प्रदान करने का काम भी जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया करती है। तो दो चीजें यहां पर आप अलग हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पढ़ी आपने। तो 5 वही चीजें हैं, एफिलिएशन, रेगुलेशन और इंस्पेक्शन की बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी करी, वो चीज यहां पर भी है। नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स की बात वहां पर भी हुई है, यहां पर भी है। प्रमोट एंड सपोर्ट की बात वहां पर भी है, यहां पर भी ये भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करती है। नेशनल फार्मेसी रजिस्टर, वहां नेशनल जो है वो लीगल रजिस्टर की बात थी, यहाँ लीगल फार्मेसी रजिस्टर अर्थात वहां एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स था, यहाँ एनरोलमेंट ऑफ फार्मासिस्ट है। यहाँ पर फार्मासिस्ट को लाइसेंस दिया जाता है। और वहां पर भी रिकॉग्निशन की बात थी, यहाँ पर भी रिकॉग्निशन की थी, किसकी, वहां फॉरेन लीगल एजुकेशन की बात थी, यहाँ फॉरेन फार्मेसी एजुकेशन की बात है। लेकिन दो चीजें अलग है यहाँ पर, अर्थात जो दवा उत्पादन फैक्ट्रीज है, दवा उत्पादन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जो मेडिसिन फार्मेसी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी लाइसेंसिंग करना, और दूसरा जो मेडिकल स्टोर्स जो खोले जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स जो संचालक हैं, मेडिकल स्टोर्स का जो लाइसेंसिंग है, तो ये दो लाइसेंसिंग का काम भी यहाँ पर करती है। तो ना केवल फार्मासिस्ट को लाइसेंस देती है बल्कि मेडिकल स्टोर्स को का भी लाइसेंस इशू करती है, और जो फार्मेसी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस है उनके को भी लाइसेंस इशू करती है। तो इसका काम थोड़ा सा पूरा का पूरा जो इंडिया में मेडिकल यानी मेडिसिन का जो पूरा का पूरा कारोबार है और उसकी नियामक संस्था, और जो पूरी की पूरी जो हमारी फार्मेसी एजुकेशन है, फार्मेसी एजुकेशन का मतलब है यहाँ पर कि वो संस्थान जो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा जैसे कोर्स संचालित करते हैं, तमाम डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट्स है। तो जो संस्थान ये कोर्सेज चलाते हैं उन संस्थानों को ये कोर्स चलाने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन लेना पड़ता है। जैसे अगर डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम चलाना था तो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो से लेना पड़ा। अगर हमें स्पेशल एजुकेशन चलाना है अपने कॉलेज में तो हमें रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन लेना पड़ेगा। हमें एलएलबी चलाना है तो हमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन लेना पड़ेगा। हमें बीएड चलाना है तो हमें नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से एफिलिएशन लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर हमें एमबीबीएस चलाना है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन लेना पड़ेगा। तो ये भारत में क्या है, हर तरह की शिक्षा की जो है वो सर्वोच्च निकाय या सर्वोच्च जो है रेगुलेटरी बॉडीज हैं। तो ये जो बॉडी है ये भारत में फार्मेसी एजुकेशन से रिलेटेड है, जो 1948 में जो है स्थापित की गई। इसी कड़ी में गाइस
एक और नियामक संस्था के बारे में चर्चा करते हैं, और वो भी भारत में एक जो एजुकेशन है अर्थात लीगल एजुकेशन का ही पार्ट है। चूंकि फार्मेसी और मेडिकल एजुकेशन का काफी क्लोज रिलेशन है, लेकिन ध्यान रखें कि दवा यानी फार्मेसी का संबंध एमसीआई से नहीं है। फार्मेसी एजुकेशन की जो सर्वोच्च संस्था है वो पीसीआई है, और मेडिकल एजुकेशन में यूजी लेवल की जो सर्वोच्च संस्था है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और उसी में पीजी लेवल की जो सर्वोच्च संस्था है वो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है। तो अब उसी कड़ी में एक और संस्था के बारे में डिस्कशन करते हैं, और वो है डीसीआई। तो बात करते हैं डीसीआई की, अर्थात इसको हम कहते हैं डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात इसको हम कह सकते हैं भारतीय दंत परिषद। तो ये है भारतीय दंत परिषद। डेंटल यानी डेंटिस्ट की बात होती है। तो ये क्या है? एपेक्स बॉडी, एपेक्स ऑटोनॉमस एंड स्टैटरी बॉडी ऑफ डेंटल एजुकेशन इन इंडिया। अर्थात भारत में जो मेडिकल एजुकेशन का एक पार्ट डेंटल एजुकेशन है, उस डेंटल एजुकेशन की ये सर्वोच्च संस्था है। इसकी जो स्थापना होती है वो भी होती है 1948 में, अर्थात जब पीसीआई और डीसीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट ईयर है वो इक्वल है गाइस, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो तीन संस्थाएं हम लोगों ने पढ़ी। हमने एक संस्था पढ़ी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय चिकित्सा परिषद, जो 1934 में स्थापित हुई। फिर हमने चिकित्सा से ही जुड़ी हुई एक संस्था पढ़ी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो 1948 में स्थापित हुई। और फिर हमने एक डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया पढ़ी, जो भी जो है 1948 में ही स्थापित हुई। यानी तीनों संस्थाएं आजादी के पहले की हैं। हाँ, विधिक मेडिकल एजुकेशन में एक और पीजी लेवल की जो संस्था थी नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, उसकी स्थापना 1975 में होती है। तो जब भी भारत में मेडिकल एजुकेशन को लेकर के ख्याल आए या कोई विचार आए संस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में, तो आपके मस्तिष्क में चार संस्थाएं जो है वो मुख्य रूप से आनी चाहिए। पहला मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, यूजी एलोपैथिक एजुकेशन, फिर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन पीजी लेवल मेडिकल एजुकेशन, फिर है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दवाओं से संबंधित, और फिर है डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया दांत यानी डेंटल एजुकेशन से संबंधित सर्वोच्च संस्था। अब अगर हम इसके कार्यों के बारे में बात करें तो इसके भी लगभग वही 5 कार्य हैं जो पीसीआई के थे। पीसीआई में 7 कार्य हम लोगों ने पढ़े, जिसमें से 2 कार्य था, एक तो फार्मेसी प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशंस की लाइसेंसिंग करना, और दूसरा मेडिकल स्टोर्स को लाइसेंस प्रोवाइड करना फॉर द सेलिंग ऑफ मेडिसिन। लेकिन यहां पर इसके वही 5 कार्य हैं जो कार्य हमने पढ़े थे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत। यानी अगर हम इसके फंक्शंस की चर्चा करें तो सबसे पहला फंक्शन है यहां पर वही, यानी एफिलिएशन, रिकॉग्निशन या रेगुलेशन कह लीजिए, एंड इंस्पेक्शन ऑफ dental education institutes in India। दूसरा मेंटेन
norms and standards of dental education in India, अर्थात यहाँ पर इसका संबंध है यानी करिकुलम डिजाइन से। तीसरा काम है प्रमोट एंड सपोर्ट डेंटल एजुकेशन इन इंडिया, और कैसे? थ्रू सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, अदर एक्टिविटीज। फिर यहां पर है मेंटेन नेशनल डेंटल रजिस्टर, अर्थात यहां पर हम इसको कह सकते हैं enrollment of dentist, enrollment of dentist, और पांचवा वही है रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन डेंटल एजुकेशन इन इंडिया, अर्थात विदेशों से प्राप्त जो डेंटल एजुकेशन है उसको मान्यता प्रदान करना। तो यहाँ पर इनके कार्यों के बारे में बहुत जो है वो ज्यादा चीजें नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि इनकी स्थापना कब हुई है और इनके दायित्व क्या है। दायित्व अगर एक संस्था के आपने पढ़ लिए, समझ लिए, तो लगभग वही है, यानी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के दायित्व हैं लगभग वही दायित्व मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं, वही दायित्व जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं, वही काम डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं, वही रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन ये सभी संस्थाएं अपनी अपनी क्षेत्र में क्या है, सर्वोच्च है, स्वायत्त है और संविधिक है, अर्थात इनकी जो स्थापना है वो कानूनी प्रावधानों के तहत संसद में पारित एक अधिनियम के द्वारा की गई है। तो ये सब क्या है, एक लीगल एजेंसीज हैं, सबका अपना अपना सेक्टर अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी एजुकेशन अलग अलग है। एनसीटी टीचर एजुकेशन के बारे में बात करती है, एनसीईआरटी स्कूल एजुकेशन के बारे में बात करती है, यूजीसी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एजुकेशन के बारे में बात करती है, आरसीआई स्पेशल एजुकेशन के बारे में बात करती है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो डिस्टेंस एजुकेशन या ओडीएल एजुकेशन के बारे में बात करती है, एमसीआई मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करती है यूजी लेवल की, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन पीजी लेवल की मेडिकल एग्जाम जो है क्लिनिकल एजुकेशन के बारे में बात करती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एजुकेशन या लॉ एजुकेशन के बारे में बात करती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी एजुकेशन के बारे में बात करती है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डेंटल एजुकेशन के बारे में बात करती है। तो गाइस, जब आप इस पूरी ये जो नियामक संस्थाएं हैं, इन पूरी नियामक संस्थाओं को आप पढ़ेंगे अलग अलग, तो कहीं ना कहीं इनके केवल स्थापना वर्ष में आपको एक जो है वो अंतर दिखेगा, लेकिन इनका जो चरित्र है, इनकी जो कार्यप्रणाली है, वो काफी हद तक एक समान है अपने अपने शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्रों में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो भारत में शिक्षा से संबंधित जो नियामक संस्थाएं हैं वो समाप्त हो चुकी है, टॉपिक ओवर हो चुका। अभी भी बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत में उच्च शिक्षा से संबंधित नियामक के रूप में भी हैं और अग्रणी संस्थाओं के रूप में। जैसे अभी हम लोगों ने, भारत चूंकि एक कृषि प्रधान देश है, गांवों का देश है, और भारत में अभी एग्रीकल्चर एजुकेशन की संस्था हम लोगों ने नहीं पढ़ी, जबकि भारत में एग्रीकल्चर एजुकेशन का जो स्टेटस है, जो स्कोप है, वो प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत जो है वो पॉपुलराइज भी है और बहुत उसमें एक डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की एक पॉसिबिलिटी भी बरकरार है। तो अब भारत में अगर हम कृषि शिक्षा के बारे में बात करें,
भारत में अगर हम विज्ञान शिक्षा के बारे में बात करें तो उससे संबंधित भी संस्थाएं हैं। अगर जैसे हम कृषि शिक्षा के बारे में बात करें तो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, तो ये ICAR क्या है ये हमें नहीं पता अभी। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत में विज्ञान शिक्षा को लेकर के सर्वोच्च संस्था कौन है, विज्ञान शिक्षा और शोध को लेकर के, तो CSIR, इसी तरीके से ICPAR। भारत में अगर हम भाषा शिक्षा को लेकर के बात करें तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज यानी CIIL की बात होगी। अगर भारत में इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के सर्वोच्च संस्था की बात करें तो हमें नहीं पता। तो इसी तरह गाइस अभी भी कुछ सर्वोच्च संस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, लेकिन आज इतना ही रखते हैं। अगली क्लासेस में हम ICAR, ICAMR जो अभी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जैसे कोविड के रेफरेंस में अभी बार बार नाम कि ICAMR ने परमिशन नहीं दी, तो ICAR क्या है, ICAMR क्या है, CSIR क्या है, इन सभी संस्थाओं से संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं अतीत में और आगे भी संभावना है। और चूंकि अभी ICMR का काफी जिक्र चल रहा है तो ICMR क्या है और इसका क्या काम है, क्या रोल है और क्या है ये संस्था, ये सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन आज इतना ही। अगली कक्षा में, अगले वीडियो में इन सभी सूचनाओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल्स को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।